बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के तरमीमी बिल 2023 के हवाले से, जिसमें वफाकी काबीना ने यह मंजूरी दे दी है कि बिल में जो चीज़ तजवीज़ की गई थी उसको अप्रूव किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज साहिबान आज खुद नोटिस जो है उसके हवाले से उसको आज खुद नोटिस ले सकेंगे, उसके हवाले से फ़ैसला कर सकेंगे। 30 दिन का टाइम दिया गया है जिसके अंदर अपील की जा सकती है इसके हवाले से। अब इसकी मंजूरी का जितना सारा प्रोसेस है और आने वाले इसके केसेस में किस तरह इसका इतलाक़ होगा, और जो केसेस हो चुके हैं रिसेंट पास के अंदर, बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो केस चल रहा है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या इसके ऊपर कोई असर उसका होगा या नहीं होगा। मौजूदा सारी सूरत हाल के अंदर मुल्की मामलात किस जानिब बढ़ रहे हैं, इलेक्शन की इस वक्त क्या सिचुएशन है, और आने वाले दिनों में जो अभी तक महंगाई की सूरत हाल है वो आने वाले दिनों में कैसी होगी, इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें अहमद रज़ा ख़ान कुसूरी साहब, एक्सपर्ट हैं लॉ के, वेलकम टू द शो। सलमान आबिद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कुसूरी साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना, ये फरमाइए सबसे पहले सर कि इसकी कितनी ज़रूरत थी, इस अज़ खुद नोटिस के हवाले से जो तरमीम करने का हुकूमत ने इरादा कर लिया और मंजूरी दी गई है वफाकी काबीना की जानिब से, और आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, ही इज नॉट ए बॉस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ही इज ए वन अमंग द इक्वल्स। क्योंकि व्हेन दे सिट इन द बेंच, चीफ जस्टिस का भी एक वोट होता है और जूनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसका भी एक वोट होता है। अब चीज यह है कि हमारे यहाँ जो टिल्ट ऑफ पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, हाउ टू रन द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट, वो टिल्ट जो है इज वेरी फेवरेबली इन द ऑन द साइड ऑफ चीफ जस्टिस। उसमें जो बाकी जजेस हैं, they feel that they have left alone and they have got no say in the constitution of benches and of taking so moto jurisdiction. चीज ये है कि so moto jurisdiction जो है, it is presently it is entirely the prerogative of the Chief Justice of Pakistan. उसको discharge जो कोई एक खबर जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल की, उसकी एक समरी बना के चीफ जस्टिस को भेजता है कि जनाब ये बड़ा एक अहम इशू है which has cropped up through the international media. उस पर फिर चीफ जस्टिस कॉग्निजेंस लेता है कि भाई ठीक है, इस पर नोटिस इशू करो और एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर देता है। तो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेकिंग नोटिस of अपना so moto, this has been so far primarily the responsibility of the Chief Justice of Pakistan. अब ये जो नया बिल आ रहा है, इसमें वो कह रहे हैं कि ये जो so moto है, ये minimum 3 judges of the Supreme Court will decide whether this question requires the so moto attention of the Supreme Court of Pakistan or not. And above all, इन्होंने जो वो एक इसमें अच्छी चीज डाली है कि सो मोटो में जो प्रॉब्लम आ रही थी कि सो मोटो के फैसले के बाद, since it was done decision given by the Supreme Court, so there was no appeal. तो सिर्फ आपके पास रिव्यू था। Now review is a very limited जो है मैटर है, जिसमें only you take up an issue where there is a floating error, यानी एक ऐसा एरर जो कि फाइल के ऊपर फ्लोट कर रहा हो, और उसमें अगर कोताही हो जाए और उसमें अगर उसकी वजह से इंसाफ के तकाज़ों में कमी बेशी हो जाए, तो फ्लोटिंग एरर को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट यू कांट टेक अप जैसे कि अपील में आप ऑल दी फैक्चुअल पॉइंट ऑफ फैक्ट्स एंड पॉइंट ऑफ लॉ आप इन डिटेल डिस्कस करते हैं, बट इन रिव्यू इट इज अ वेरी लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। अब सुना है कि इस जो इन्होंने आज पास किया है कैबिनेट बिल, इसमें इन्होंने कहा है कि जब सो मोटो लिया जाएगा तो एक अपील का राइट दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। चीज ये है कि यहाँ एक डिबेट ये भी हो रही है कि कैन दी पार्लियामेंट
curtail the power of the Supreme Court? Now, this is a question जो कि मैं देख रहा हूँ, उसी लोगों के टेलीफोन भी आज सुन रहा हूँ. तो चीज ये है कि Supreme Court is the Parliament is a supreme body. It can even अपना जो Supreme Court का फैसला है उसको with very small legislation they can annul that decision. Parliament is a supreme body and therefore अब चीज ये है कि इनमें नोटिस ले लिया हुआ है तो उस पर भी अब जो है ठीक है जो है लॉ इज प्रोस्पेक्टिव नॉर्मली. ठीक है. इसके फ्यूचर क्या प्रोस्पेक्ट होंगे और जो रिसेंट पास के अंदर केसेस हैं सर उसके ऊपर असरात क्या होंगे? आप मेरे साथ रहें. बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ रहें. मैंने इसके कुछ और प्रोस्पेक्ट हैं उसके हवाले से बातचीत आपसे करनी है. आप मेरे साथ रहिए. सलमान आबिद साहब की तरफ मैं जाना चाहूंगा. आप मेरे साथ रहें. सलमान आबिद साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, ये फरमाइएगा कि ये किस हद तक ज़रूरी हो गया था ये करना, एक चीज़. और दूसरी चीज़ ये कि इस सब के अंदर जो केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना ये है कि ये अब हमला करने जा रहे हैं अदलिया के ऊपर और आइन और कानून के साथ जो कुछ ये करने जा रहे हैं, अब आने वाली जनरेशन उसको याद रखेंगी. आपका क्या ओवरऑल एनालिसिस है? ये ज़रूरत था बाकी या नहीं? PTI वाले भी जो कह रहे हैं उनकी बात में वजन है क्योंकि काफी अरसे से पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, जजों के इख्तियारात के बारे में भी गुफ्तगू हो रही थी. इसलिए ये कहना कि इसकी जरूरत नहीं है, इससे तो मैं इत्तेफाक नहीं करता, जरूरत थी. लेकिन आप इसकी टाइमिंग देखें ना, आप टाइमिंग कौन सी इख्तियार कर रहे हैं? कि टाइमिंग जो इख्तियार की जा रही है इससे मुराद ये है कि इसके पीछे जो है आपका लीगल मोटिव से ज्यादा पॉलिटिकल मोटिव्स है और आप एक खास मकसद के लिए कानून साजी करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस है उनके इख्तियारात को सलब किया जाए और अपने आप को जो है वो पॉलिटिकली आप बहुत से मामलात में रिलीफ लेना चाहते हैं. तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें काफी एक डिबेट आएगी. दूसरी जो इसमें डिबेट है कि एक बड़ी पार्टी जो PTI है जिसके 150 के करीब अरकान असम्बली है वो इस वक्त पार्लियामेंट से मिसिंग है. आप उनको निकाल कर जो लेजिस्लेशन करेंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी, ये एक अलग सवाल है जिसके ऊपर बहस हो सकती है. तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से चीजों को लेके चलते हैं. तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर बहस होगी. अभी ये इतनी आसान नहीं है जितना आसान हमने इसको समझ लिया है. ये ठीक है कि गवर्नमेंट जो है एक खास मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहती है और इससे मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि आपका पॉलिटिकल क्राइसिस जो है और आपका जो लीगल क्राइसिस है वो खत्म होने वाला नहीं है. उससे नए सवालात जन्म लेंगे और लोग नई बातें करेंगे. तो इसलिए देखते हैं कि इसका अब नतीजा क्या निकलता है. आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी ऐवान में खड़े होकर तकरीर जो फरमा रहे थे उसके अंदर उन्होंने इस हवाले से एक चीज़ कही. उन्होंने कहा कि जी जो रिसेंट पास के अंदर अभी यानी कल परसों ही जो फैसला आया तफसीली 2 रुकनी बेंच का, दो जजेस का मुतफ़िका फैसला, अगर उसको टेकअप ना किया गया सारे मामले को तो तारीख हमें कभी मुआफ़ नहीं करेगी. कैसे देखते हैं? देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश हो सकती है ना, क्योंकि वो उनको सूट करता है ना जी. बात ये है कि देखिए चीफ जस्टिस जो है उनका मौक़िफ़ ये है कि ये रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था 5 रुकनी बेंच जो है. अब ये बहस रहेगी ना और चीफ जस्टिस ने आज कह दिया कि जिन लोगों को उसके ऊपर शुबा है और अपना उनके कंसर्न है वो अलग से पिटीशन दायर करें. इस इलेक्शन कमीशन जो इस इलेक्शन के हवाले से जो इस वक्त चल रही है कार्रवाई उसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है. और आपने देखा कि जो मंदोखेल साहब हैं उन्होंने भी सुबह आते ही उसकी सबसे पहले ये वजाहत की है कि वो हमारा दूसरा मसला है और हमारे अंदरूनी मामलात हैं, उसके लिए फोरम ये नहीं है. हम यहाँ पे सिर्फ फोकस करेंगे इलेक्शन के हवाले से क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार था तारीख को बदलने का या नहीं था. तो इसलिए वो चीजें जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं, मरियम चाह रही हैं, ऐसे तो नहीं होगा और ये कोई इतनी अंधेर नगरी नहीं मची हुई. लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि अगर आप लीगल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं तो उसका कोई डेकोरम होता है. ये एक रिएक्शनरी अप्रोच है जो इस वक्त हो रही है, एक हंगामी पार्लियामेंट का सेशन बुला के जिस अंदाज से आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर है कि इसके पीछे आपके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं. ठीक है, मेरे साथ रहे कसूरी साहब. सर ये फरमाइए, जिस तरह सलमान आबिद साहब भी कह रहे हैं, एक बहुत डिबेट जब से सारी डेवलपमेंट आई है वो इसकी लेजिस्लेशन के प्रोसेस को लेके है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप जानते हैं ऐवान का हिस्सा नहीं, बड़ी जमात है, बड़ी उसके पास एक चंक है. कानूनी तौर पर और आईनी तौर पे आपको क्या लगता है कि इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी ओवरऑल मतलब इसको कैरी करना इतना आसान होगा जितना मौजूदा हुकूमत ने तय कर लिया, वफाकी काबीना जिसकी मंजूरी दे दी है? देखें, बेसिकली दीज आर द मैटर जो कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मैटर्स हैं. बेहतर तो ये होता कि ऑन ए क्वाइट कॉर्नर उसी बैठ जाते हैं उसी फुल कोर्ट अंडर दी
लीडरशिप ऑफ चीफ जस्टिस, और इन तमाम मसाइल को, इन तमाम प्रॉब्लम्स को, तो ये इनके घर की प्रॉब्लम्स हैं, वो रिजॉल्व कर लेते। टू मेक दीज प्रॉब्लम पब्लिक, उससे ये है कि एक तो पहले ही उसी एतमाद जो था, सिस्टम ऑफ जस्टिस वो डिप्लीट करा था। लेकिन इस किस्म के जो वहां से जो निकले खबरें निकली, उसके बाद पाकिस्तान के अवाम का और भी जो एतमाद है वो बहुत हद तक नीचे आ चुका हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मैटर है, ये दे शुड हैव सिट डाउन, दे आर ऑल brother judges, and the chief justice is administrative head of the लेकिन अब तो सर पार्लियामेंट के अंदर चला गया ना मामला, वहाँ पे लेजिस्लेशन ज़ाहिर है इसके ऊपर होनी है, बहस होनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा नहीं है, बड़ी जमात है, कितना इजी होगा प्रोसेस सारा? देखिए, बात यह है कि सारा ये मामला जो हुआ है कि जो नवाज शरीफ की बेटी है मरियम, उसने जो मांगे दहौल अपनी तकारीर में कहना शुरू किया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका झुकाव जो है वो अपना जो है वो इमरान खान और उसकी पार्टी की तरफ है, और उसने बहुत सारे इल्जामात भी अपनी जी जजेस की तस्वीरें भी चलाई गई के अंदर, बिकमिंग ऑफ ए पॉलिटिशियन। तो उससे ये तासर पैदा हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिवाइड हो चुकी हुई है। तो उस पर सोने पर सुहागा ये हुआ कि वो दो जजेस का भी जो है अपना जो डिसेंटिंग नोट वो भी सामने आ गया। उसमें उन्होंने ये सारा डिमांड किया कि सो मोटो पावर जो है वो चीफ जस्टिस शुड नॉट एक्सरसाइज इंडिविजुअली। तो अब ये सारी चीजें जो हैं, एक इंस्टीट्यूशन थी जिस पर लोगों का एक भरोसा था कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा, अगर उस इंस्टीट्यूशन को भी हमने इस सियासत की रिगम रोल में डालकर उसको बेआबरू कर दिया, तो दैट विल बी वेरी वेरी डैमेजिंग फॉर पाकिस्तान। दैट विल बी वेरी डैमेजिंग फॉर पाकिस्तान। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। सलमान आबिद साहब, सर ये फरमाएं कि एक तरफ तो ज़रा ये सारा मामला जारी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, सड़कों पर मौजूद हैं, अपनी वो कैंपेन भी जारी रखे हुए हैं, जो कि अभी फ़िलहाल खैर उन्होंने टिकटें भी देनी रोक दी हैं, जो आज तक की खबर थी। गिरफ्तारियों का सिलसिला साथ साथ जारी है। अज़हर मशवानी साहब की अभी तक कहाँ पे हैं किसी को ख़ास इल्म नहीं है। फिर हसन नियाज़ी साहब जो है वो कभी एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। ये पैरेलल साथ क्या क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त इमरान खान टारगेटेड है। हुकूमत जो है सारी सर जोड़ के बैठी हुई है कि इमरान खान को कैसे मफलूज करना है। आज आपने प्राइम मिनिस्टर का बयान सुन लिया है, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि इमरान खान के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती जब तक वो कौम से माफी नहीं मांगेगा। राना सिन्हा का कल का बड़ा बयान अहम है। जी, उन्होंने भी राना सनाउल्लाह ने भी जो बयान दिया वो जाहिर करता है कि हुकूमत के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल पोजीशन है पंजाब में वो इस वक्त पीटीआई के हाथ में है और वो उनको खतरा लगता है। इस वजह से इलेक्शन से भी भागा जा रहा है, इलेक्शन से भी राय फरार इख्तियार की जा रही है। और अब उनके लोगों को, पहले उनका ख्याल था ये मम्मी डैडी पार्टी है, बर्गर पार्टी है, अब जिस अंदाज की पीटीआई ने मुजाहमत की है वो भी बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन है। तो इसलिए एक टफ टाइम इस वक्त पीटीआई को दिया जा रहा है, उनके कारकुनों को दिया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान की यात्रा की सैरें कराई जा रही हैं, खुद इमरान खान के ऊपर मुकदमात हैं। जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी जेब में 4-5 नए मुकदमे लेके आते हैं, घर के अंदर बैठते हैं तो 4-5 मुकदमे उनके पास बन जाते हैं। तो एक बाकायदा जिसे कहते हैं ना, एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हो रही है। और फिर उसी चक्कर में बाकायदा इमरान खान को दबाव में लाने की कोशिश भी की जा रही है कि इमरान खान से अगर कोई बातचीत भी करनी है तो उसकी शराइत जो है वो हुकूमत तय करेगी या एस्टैब्लिशमेंट तय करेगी। इमरान खान अभी तक उसके नीचे नहीं आ रहे, ना वो बात मान रहे हैं। तो एक टकराव का माहौल है। फिर एक तरफ सियासत का टकराव है, दूसरी तरफ अब आपने देख लिया कि हमारे इदारों के दरमियान भी टकराव नजर आ रहा है, जुडिशरी के अंदर तकसीम नजर आ रही है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर तकसीम नजर आ रही है, खुद मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ी तकसीम है। हमने पहले से अपनी पोजीशनें ली हुई हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है कोई अच्छी तो नहीं है पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ना ये सियासत के मफाद में है, ना ये जमहूरियत के मफाद में है। लेकिन अब इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे या नहीं होंगे, ये गेम तो बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है। अच्छा, अब ये बताएं सलमान साहब, यहीं पे एक बात ऐड कर दें, ये बताएं कि आपने फरमाया होंगे कि नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है उसकी कोर्ट में बॉल है। ये फरमाएं, अगर
इसको आगे कर दिया जाता है, डेफर कर दिया जाता है, कुछ अर्से बाद कह दिया जाता है, जिस तरह आज भी इस हवाले से बहस हुई। आपको लगता है कि अक्टूबर तक भी अगर ये मामला चला जाए तो अक्टूबर में आपको नजर आ रहे होते हुए इलेक्शन? देखिए, अगर बात गई ना आम इंतखाबात के ऊपर इत्तेफाक होगा तो फिर तो मामला जून में जाके सेटल होगा, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा। और अगर आपने लेके जाना है अक्टूबर तक तो फिर आपको 2 सूबाई इलेक्शन हर सूरत में करने पड़ेंगे, फिर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लॉक आ जाएगा। ये नहीं हो सकता, कोई कानून इजाजत नहीं देता कि अक्टूबर तक निगरान हुकूमतों को चलाया जाए। ये किस कानून के तहत चलेंगी निगरान हुकूमतें अगर इलेक्शन अक्टूबर तक होंगे? तो इसलिए या लेकिन तो जो कुछ चल रहा है सलमान साहब, ये तो चल भी सकती है निगरान हुकूमतें। नहीं, अगर वो चलाना चाहें, देखिए चलाना चाहें तो बहुत कुछ चला सकते हैं आप। वो फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया ना, फिर आप आइन से पटरी से उतर गए और जब एक दफा आइन की पटरी से उतर गए तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो इस वक्त मुल्क में सियासी डेडलॉक के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक भी पैदा हो रहा है ना, इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को अगर तोड़ना है तो आपको जाके जून के ऊपर इत्तेफाक करना पड़ेगा आम इंतखाबात के ऊपर। और अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक नहीं तोड़ना और आप चाहते हैं कि हमने इंतखाबात भी अक्टूबर में कराने हैं तो फिर आपको 2 सूबाई इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। अब आप देख लीजिएगा कि इस वक्त जो मूड इस वक्त हमें नजर आ रहा है जनरली कि ये अदालतें इतनी आसानी से हुकूमत को रिलीज नहीं करेंगी इलेक्शन की पॉलिटिक्स। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। कसूरी साहब सर ये फरमाइएगा कि अब जिस तरह आज हमने देखा वफाकी काबीना वाला सारा मंजूरी हो जाना, उसके बाद सारे प्रोसेस है लेजिस्लेशन वाले से गुजरना, 3 जज साहिबान अस खुद नोटिस वाला मामला, इसका असर जो ऑलरेडी वो नोटिस ले चुके हैं और जो केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उस पर कितना पड़ेगा और उसमें कोई बेनिफिट नज़र आ रहा है इस वक्त मौजूदा जमात को? देखिए, बात यह है कि द क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इज कि हमारा जो ऑर्डर था जिसमें उन्होंने फिक्स कर दी और ऑर्डर दिया कि आप डेट दें और पंजाब में और फ्रंटियर में डेटें फिक्स हो गई। पंजाब में 30 अप्रैल फिक्स हो गई। उसको सुप्रीम अपना चीफ इलेक्शन कमीशन ने यूनिलैटरली उस जो थी अपना ऑर्डर्स को विड्रॉ कर लिया और अपना जो शेड्यूल जो दिया था इलेक्शन उसको कैंसिल कर दिया और डेट दे दी 8 अक्टूबर। अब चीज ये है कि केस जो है इलेक्शन कमीशन का वो बड़ा सिंपल है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारी अपनी तो कोई फोर्स नहीं है, ना हमारी कोई पुलिस है। हम तो इलेक्शन जब कॉल अप हो जाते हैं उस वक्त हमारी एक्सेस इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट होती है। जिसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो ताबे होता है इलेक्शन कमीशन के। उन्होंने मांगी सपोर्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी पोजीशन को, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि सॉरी, पाकिस्तान आर्मी इज कमिटेड ऑन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न बॉर्डर एंड विद इन द कंट्री टेररिज्म पर इट्स नॉट पॉसिबल। उन्होंने पैसे मांगे कोई 20 अरब रुपए, वहां भी उसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। उन्होंने मांगे बंदे जो कि रिटर्निंग ऑफिसर बनने से नॉर्मली सेशन जजेस या एडिशनल सेशन जजेस होते हैं, वो भी देने से इनकार कर दिया। तो अब ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन के पास अपना तो कोई सेटअप नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा हैवीली लीन करता है on all these departments, and all these departments constitutionally comes under his control. तो उसके कंट्रोल में जो चीजें आती हैं उनको उसने जब रिक्वेस्ट किया कि हमें ये तादाद में पर्सनल चाहिए, सिक्योरिटी के लिए इतने पैसे चाहिए, इतने रिटर्निंग ऑफिसर चाहिए, उस पर तमाम रेलेवेंट डिपार्टमेंट ने साफ इनकार कर दिया। So they were left with no option but to postpone the election and gave a new date of 8th of October. ये है पोजीशन। और अब अगर अपना इस पर सुप्रीम कोर्ट फिर भी इंसिस्ट करे तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देखें कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अपनी तो कोई नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नीचे ताबे पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है रियासत की वो उसके नीचे होती है, टू कैरी आउट इट्स डिसीजन इन लेटर एंड स्पिरिट। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का अपना कोई सेटअप नहीं, वो जब पास कर देती ऑर्डर तो दैट हैज टू बी कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे इन लेटर स्पिरिट। इसी तरह ही इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और मैं नहीं समझता
कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आप जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी आप प्रोसीडिंग कर सकते हैं, दे आर फुली कॉम्पिटेंट। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स नॉट ऑटोनमस बॉडी, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। So therefore, it's as good a body constitutional as it is Supreme Court of Pakistan. So therefore, very candid opinion है कि I don't think a Supreme Court can take cognizance and कि भाई तुमने violate किया हमारे CM को और why you should not be prosecuted for contempt of court under Article 204 because it is a constitutional body, it's protected. ठीक है। सलमान आबिद साहब, सर ये फरमाएं कि ये साथ साथ एक APC वाला मामला भी चल रहा है, खासा शोर पकड़ता जा रहा है, और जो लार्जली डिस्कशन जारी थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान साहब इसमें बैठने से इनकारी हैं। अभी उन्होंने इसके ऊपर फुल कॉन्सेंट दिया और उन्होंने कहा कि जी कहीं पे भी मुल्क में आइन की खातिर बैठना पड़ेगा तो हमें बैठने में कोई इतराज़ नहीं। आपको लगता है कि कोई इस जानिब चीज़ें बढ़ रही हैं कि दे विल सिट एंड टॉक और मामला को सॉर्ट आउट किया जा सकेगा? लेकिन आपको लगता है कि नहीं? अगर मामला इमरान खान और हुकूमत के दरमियान है तो फिर इसके चांसेस बहुत कम है अच्छा कि ये लोग बैठ सकेंगे, क्योंकि बैठना तो APC ने है ना सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर इन दोनों ने बैठना है तो फिर चांसेस बहुत मुश्किल है। अच्छा, अगर इनको किसी ने बिठाना है चाहे वो जुडिशरी है और चाहे वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, तो फिर कोई तीसरा रास्ता निकाला जा सकता है। और लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बैठेंगे किस नुक्ते के ऊपर? नुक्ता तो इंतखाबात है। हुकूमत कहती है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, और बहुत से सियासी पंडित ये कहते हैं कि हुकूमत अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराना चाहती, तो फिर मुज़ाकरात किस बात पे करने हैं? इमरान खान तो अर्ली इलेक्शन मांगते हैं ना। अगर वही मैंने आपको कहा था कि अगर जून में जाके कहीं इलेक्शन के ऊपर इत्तेफाक हो जाए तो बैठ के कोई मैकेनिज्म डेवलप हो सकता है, लेकिन अगर इलेक्शन नहीं कराना तो फिर इमरान खान किस लिए बैठेंगे, क्यों बैठेंगे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि हुकूमत में और इमरान खान में जब मुज़ाकरात होंगे ना तो पलड़ा जो है वो इमरान खान का भारी होगा, ठीक है ना। इसलिए हुकूमत तो नहीं चाहती, क्योंकि उनको भी, हुकूमत को भी अच्छी तरह पता है कि इस मुज़ाकरात के नतीजे में अल्टीमेटली अगर कोई चीज निकलेगी तो वो जनरल इलेक्शन निकलेगा, तो वो तो अभी इलेक्शन के हक में नहीं है। उनको तो इलेक्शन सूट नहीं करता, अक्टूबर में भी सूट नहीं करता। वो तो मंसूबा साजी कर रहे हैं कि कैसे अक्टूबर के इलेक्शन के अंदर से भी हमने भागना है, और माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन ने वो सारे जवाब पेश कर दिए हैं कि अगर कब किसी हुकूमत ने इलेक्शन से इनराफ करना हो, इलेक्शन से भागना हो, तो उसका सारा चूरन जो है वो इलेक्शन कमीशन दे चुका है। चाहे आप सिक्योरिटी रीजन बना लें, चाहे आप वफाकी हुकूमत की एक ऑपरेशन न बनाएं, एजेंसियां, सिक्योरिटी इदारे, मालियाती मामला, जो भी आप बनाना चाहें, अब इसकी बुनियाद के ऊपर आप इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं। और डॉन ने बिल्कुल ठीक लिखा है, डॉन ने अपने अदारिये में, कि ये एक जवाब पेश हो गया है पाकिस्तान में इन फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में कि कोई भी हुकूमत किसी वक्त भी किसी को भी इशू को बुनियाद बनाकर इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकती है। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ अगर मसला इलेक्शन है तो फिर तो बातचीत होगी, ठीक है, लेकिन अगर इलेक्शन आपकी बात में अगर मैं क्रक्स ये निकालूं सलमान साहब के कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, ये एक हुज्जत तमाम है जो दोनों जाने से शायद कर ली जाए कि जी हम नहीं की जाएगी। अच्छा, वो भी नहीं की जाएगी। अगर एजेंडे के अंदर, सुन ले जरा, अगर एजेंडे में इमरान खान बड़े वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, एजेंडे के अंदर अगर इलेक्शन होगा तो मुज़ाकरात होंगे ना। अगर वो कहेंगे कि हमने एजेंडे में इलेक्शन ही नहीं रखना तो फिर मुज़ाकरात किस बात की हो? ठीक है। अच्छा, इस सब असना में सलमान साहब, अब ये जून में हो, अगस्त में हो, अक्टूबर के अंदर हो, या पहले प्रोविंशियल हो जाएं, एक मामला चल रहा है और वो है अवाम के मसाइल का, जिसमें लार्जली इस वक्त इन्फ्लेशन जो है उसने हर तरफ से जकड़ा हुआ है। मुझे ज़रा आप समझा सकते हैं, हमारे नाजरीन जो सुन रहे हैं आपको, ये IMF वाला क्या चक्कर है? ना IMF की तरफ से पैसे आए, ना उनसे दीगर ममालिक से जिनको हम बड़ा रिलाय करते हैं, सर उन्होंने भी हमें कोई पैसा नहीं, कोई गारंटी, नथिंग। वाई? मुर्तज़ा साहब, मैं उन लोगों में से हूँ जो बार बार पिछले 4 महीने से कह रहा था कि IMF आपके साथ कोई माहिदा नहीं करेगा। मुझे याद है आपकी ये स्टेटमेंट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि IMF इतना बेवकूफ नहीं है जितना बेवकूफ हमने उसको समझ रखा है। देखिए, गैर यकीनी सूरत हाल में कोई भी आपके साथ मामला तय नहीं करेगा, और मैंने आपको ये भी कहा था कि कोई बरादर इस्लामी मुल्क भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा जब तक आपका IMF के साथ मामला तय नहीं हो जाए। करेक्ट। अच्छा, IMF इस सारी सिचुएशन से फायदा उठा के आपके ऊपर कुछ शराइत लागू कर रहा है, आप वो शराइत पूरी करना नहीं चाहते, आप उनको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। जैसे सागदार साहब कहते थे मुझे डील करना आता है IMF के साथ। अब आज जो इस वक्त पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, सबको पता है ना, इस वक्त IMF भी देख रहा है ना, आंखें खोल के देख रहा है, दोनों नहीं चारों आंखों से देख रहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या है, और एक ऐसी अनसर्टेनिटी जिसकी हुकूमत के बारे में पता कुछ नहीं है, जिसके बारे में सिस्टम के बारे में पता कुछ नहीं है,
तो वहां पे वो किस बुनियाद के ऊपर ये मामला तय करेगा, जब उसे पता है कि चंद महीने बाद जब इलेक्शन होने हैं तो नई गवर्नमेंट आएगी तो पता नहीं हमारे साथ क्या मामला तय करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर आईएमएफ की शराइत के ऊपर अमल करते हैं सख्ती से, तो उसके नतीजे में इस मुल्क में नई महंगाई आती है, नई माशी बदहाली आती है, वो हुकूमत को सूट नहीं करती। पहले हुकूमत का मुकदमा इस वक्त इलेक्शन के पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत कमजोर है। करेक्ट। तीसरे नंबर पे जो है, जो वो जिन चीजों पे वो कहते हैं कि आप टैक्स लगाएं, वहां हम टैक्स लगाना नहीं चाहते। ताकतवर तबकों के ऊपर हम कमजोर तबकों पे टैक्स लगा के डायरेक्टली इनडायरेक्टली महंगाई लोगों पे डाल के वहां से पैसा निकालना चाहते हैं। भाई जहां से पैसा निकालना है तो फिर कैसे चलेगा सर, मुल्क कैसे चलेगा, मामला कैसे चलेगा? तो सर अब मुल्क को देखिए ना, मुल्क तो नहीं चलाना, किसी ने भी नहीं चलाना मुल्क को। सब तो अपनी अपनी जागीरें चलाना चाहते हैं, सब जो है अपनी अपनी जागीरें चलाना चाह रहे हैं। अब वो जागीरें उनकी अपनी सियासत है, अपनी मईशत है, अपना खानदान है। जब आपके सामने नेशनल इंटरेस्ट पीछे रह जाए और आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट पीछे रह जाए और आप जो है वो पड़ जाए हाथ धो के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर एक दूसरे को कुचलने के लिए, जो राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की है, रिकॉर्ड पर सुनाए, लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में एक इंटीरियर मिनिस्टर किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता है अपने मुखालिफ के खिलाफ। तो सर ये 23-24 करोड़ बंदे हैं, इनका क्या बनेगा? तो सर बात यह है ना कि जब आपके अंदर बदले की आग है, मरियम के अंदर बदले की आग है, इमरान खान के अंदर बदले की आग है, पीपल्स पार्टी के अंदर बदले की आग है, अगर ये सारी जमातों ने एक दूसरे से बदला लेना है और इदारों ने एक दूसरे के ऊपर फतह करना है कि हमने पार्लियामेंट पे बालादस्ती लेनी है, हमने जुडिशरी पे बालादस्ती लेनी है, हमने फला बालादस्ती लेनी है, जैसे मैंने आपके सामने अभी कह दिया, ये सारा जिस वक्त आज इनिशिएटिव हो रहा है चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने का, ये सारा पॉलिटिकल मोटिव है। ठीक है ना, इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है। तो जब आप इस तरह से चीजें करेंगे तो वहां आम आदमी का मुकदमा किसके हाथ में है सर? किसी के हाथ में नहीं है। आम आदमी की तो जिंदगी हमने इतनी मुश्किल बना दी है, और खास तौर पर जो नौकरी पेशा, यानी आप अंदाजा लगाइए ना, हम एक एटमी मुल्क है मुर्तजा साहब जी जी, इस एटमी मुल्क के पास आटा बांटने का कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं है, राशन बांटने का कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं है, और लोगों को हम मार रहे हैं। 10-12 लोग अब तक मर चुके हैं। ठीक है ना, जब आपके पास एक आटा डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई सिस्टम नहीं है, आप पता नहीं कौन से मुल्क को फतह करना चाहते हैं, कौन सी दुनिया में बालादस्ती करना चाहते हैं। आपके अपने दाखिली मामलात इतने ज्यादा गंभीर हैं कि उसमें लगता ही है कि सब एक दूसरे की कपड़े उतारने पे तुले बैठे हैं। तो मैं तो बड़ा मायूस हुआ हूँ इस सारी सूरत हाल से जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही है। मैं माजरत चाहता हूँ, मायूसी गुनाह है, लेकिन मसला ये है कि जो चीजें जिस तरह से हो रही हैं उसको देख के तो अफसोस ही किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी सलमान आबिद साहब ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कुछ मैं आपकी तरफ आऊँगा, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, वापस आते हैं और गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कसूरी साहब। कसूरी साहब, ये फरमाइएगा, अभी इस हवाले से हम ब्रेक पर जाने से पहले भी बात कर रहे थे, एक सवाल बड़ा जो है वो सर उठा रहा है, एक मसला ज़ाहिर है वो बहुत गंभीर बनता चला जा रहा है, और वो इस वक्त जितना हमारा अदलिया का निज़ाम है उसके हवाले से एक ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाते हमें जज साहिबान नज़र आ रहे हैं, और बड़े क्लियरली नज़र आ रहे हैं, और बहुत अब तो एक अरसा होकर खोल के चीज़ें सामने आने लग गई हैं। ये फरमाएं कि ज़ाहिर एक बड़ा लंबा प्रोसेस है जिससे गुजर के यहाँ तक आज अदलिया हमारी पहुँची है, जहाँ पर भी पहुँची है। इंटरनेशनल स्टैंडिंग में तो ज़ाहिर वहाँ पर नहीं है जहाँ पर हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ये बजाय चीज़ें सवरें ये बिगड़ रही हैं। क्या वजह है, क्यों आज तक तदारुक नहीं किया जा सका इन चीज़ों का और हमें इस नहज तक आना पड़ा? देखें, ये जो सारा जो कन्फ्यूजन है वो इसलिए है कि हर अदारा जो है वो बजाय अपने आईनी जिम्मेदारियों को निभाए वो छलांग मार के दूसरे के पैरामीटर्स अपने क्रॉस करके दूसरे के अदारे के एरिया में घुसा हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में कहते हैं ट्राइकोटमी ऑफ पावर। ट्राइकोटमी ऑफ पावर का मतलब ये है कि जो मुल्क की जो हुक्मरानी है वो 3 हिस्सों में मुनक़सिम है, मुकन्ना, अदलिया और इंतजामिया, और तीनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं they are child of the constitution. See, they draw power from the constitution. और constitution ने उनकी हदूद और क़यूद का तायन कर दिया है बड़े क्लियर टर्म्स में। जब तक अपनी हदूद और क़यूद में काम करते रहेंगे, there will be a smooth sailing and smooth working of the constitution, और मुल्क प्रोस्पेर करेगा। जब एक अदारा अपने उस हदूद को से फलांग कर दूसरे अदारे के एरिया में आके काम इंटरफियर करेगा, वहां तसादम देगा। और सबसे बड़ी बात है जी कि
जमहूरियत की बका और उसकी कंटिन्यूएशन की जमानत सिर्फ एक चीज देती है, और वो है उस मुल्क का पॉलिटिकल कल्चर। जो एग्रीकल्चर हमने इनहेरिट किया उसको तो हमने बर्बाद कर दिया, और पॉलिटिकल कल्चर हमने बना नहीं पाए। और पॉलिटिकल कल्चर के दो सतून हैं, वो है अपना सब्र और बर्दाश्त। तो इस तो जिस माशरे में सब्र और बर्दाश्त का फुकदान है, उस मुल्क में हर किस्म का निजाम चल सकता है, जमहूरियत नहीं चल सकती। क्योंकि सिंधी जो है, सब्र और बर्दाश्त जो है वो एक्चुअली इज द टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और हमारे यहाँ ये सब्र और बर्दाश्त का टोटल फुकदान है। तो आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त आप यहाँ हालत है, कि एक तसादम की हालत है, एक कन्फ्रंटेशन है, एक टोटल उसी एक रस्साकशी है। ऐसी सूरत हाल में जो है रियासत कैसे आगे चलेगी, और रियासत के चलाने के लिए जो एक टेम्परामेंट होता है पॉलिटिशियन का, वो टेम्परामेंट से हम वो नजर नहीं आता हमारी सियासत में। और इसमें दोनों गाड़ियां दोनों हाथ से मिलती हैं। लोग कहते हैं कि इमरान खान ने गाली रोज की, ठीक है उसने भी शुरू की, लेकिन अगर आप ही थोड़ा सा सब्र और बर्दाश्त से काम रहते तो शायद वो थक जाता गालियां दे दे के। लेकिन आपने भी इसी कहना शुरू कर दिया, और अब तो अपना जो है आपका होम मिनिस्टर कहता है, राणा जो है कहता है या हम रहेंगे या वो रहेंगे। हाँ जी। तो इतनी पोलराइजेशन सर जो बढ़ गई है, मतलब आपने पहले बड़ी हुकूमतें जाती भी देखी, आती भी देखी, आप हुकूमत गिरते भी रहे। हम रहेंगे तो वो नहीं होंगे, और वो होंगे तो हम नहीं होंगे। हाँ, तो सर ये इस देखें, अदम बर्दाश्त एक बहुत ज़्यादा क्लियर वजह है इसकी, आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इसके अलावा और भी कोई वजूहात हैं जिसकी वजह से, या और भी अनासर हैं जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं दे आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक इस वक्त जो मुल्क के साथ हो रहा है, और जिस संफ में हम आ चुके हैं, जिस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं, यूँ लगता है कि शायद ये कभी ठीक ही नहीं होंगी चीज़ें? देखिए, बात है कि एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि डेमोक्रेसी विदाउट एजुकेशन इज ए हाइपोक्रेसी विदाउट लिमिटेशन। जमहूरियत तालीम के बगैर एक तसन्नो तो हो सकती है, जमहूरियत नहीं हो सकती। तो वो जो जमहूरी वैल्यूज हैं वो आपके एजुकेशन से डेवलप होती हैं। एजुकेशन तो यहाँ है नहीं। यहाँ जो आपकी पहले तो आप सूबों में तकसीम हुए हैं कि ये सिंधु देश है, ये ग्रेटर बलोचिस्तान है, ये पख्तूनिस्तान है। मुझे तो पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आता। और पंजाब में भी देख लें तो आगे डिवाइड है, ये गुजरों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये राउस की है, ये कश्मीरियों की है, ये जाटों की है, ये राइयों की है। मुझे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी नजर नहीं आती जहां कोई एक पढ़ा लिखा आदमी जो है वो 7-8 साल एरिया में काम करे ऑन दी हेल्थ साइड या एजुकेशन साइड, और लोग कहें कि वाह वाह व्हाट ए मैन, उसने तो शक्ल बदल दी अपने इलाके की, और लोग उसके पीछे चल पड़े। ऐसे आदमी को आज कंटेस्ट करेगा तो लोग कहेंगे मियाँ साहब बंदे तुसां बड़े चंगे, बड़े नेक आदमी जे, पर ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ 14 ਮੰਡੇ ਦੀਆਂ 250 ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਮੱਟੀ 'ਚ ठंडा पानी भी नहीं है, उसे कोको कोले और लस्सियां चलती पईयां ने। तो ये है आपकी सियासत है, पैसा फेंक तमाशा फेंक, तमाशा देख। तमाम जो गुंडे बदमाश उसी कातिल पर्दाफरोश ये आपकी असेंबलियों के मेंबर हैं, एंड मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर जो है कि वो नॉर्मल हालात में अगर काउंसलर हो जाते तो दे वुड हैव थैंक द स्टार। ये ऐसी है कि अगर आप किसी नैब तहसीलदार को खुश होकर उसको अगले दिन डीसी बना दें तो अगले दिन ही विल नॉट बिहेव लाइक ए डीसी। उसका टेम्परामेंट डीसी वाला नहीं होना, उसका ड्रेसअप डीसी वाला नहीं होना, उसका रवैया डीसी वाला नहीं हो, बिकॉज ही इज बेसिकली नैब तहसीलदार। ये जो आपके मेंबरान हैं दे आर बेसिकली काउंसलर्स, और इनको पता ही नहीं कि पार्लियामेंट क्या चीज होती है। पार्लियामेंट इज हाउ पावरफुल, पार्लियामेंट इतना सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है कि वहां अगर आप सुई गिरा दें तो उसका भी रिसाउंडिंग इफेक्ट पूरे मुल्क में जाता है। और वहां जब गाली गलौच होगी तो वो आप अपनी नई नस्ल को क्या तरबियत दे रहे हैं जमहूरियत की, क्या उनको के लिए। तो सर देखिए मेरी सुने, अब जब यहाँ तक मामला आ गए और इसके आने में दो बड़ी ज़्यादा टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ ज़्यादा चलता रहा है, दो जमातों का जब गठजोड़ हो जाता है और इवेंचुअली उनको इकट्ठा इसलिए होना पड़ता है
कि जो ओपोनेंट है यानी इमरान खान की जमात है वो इस वक्त ताकत में है, लोगों का बहुत ज़्यादा टिल्ट उनके साथ है, बहुत सारे इंडिकेटर्स, इशारे, इलेक्शन, ज़िमनी इंतखाबात, बहुत सारी चीज़ें हमें ये बता रही हैं। तो अगेन दिस इज़ मफादात, दिस इज़ नथिंग मोर देन दैट, ऐसा ही है, इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि माजी बड़ा रगड़ रहा है इन दोनों पार्टियों का आपस में भी। देखिए, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये हमारी जीनियस को सूट नहीं करता। इट इज नॉट रेसी टू सॉइल। ये जहां से हम लेके आए जिसको कहते हैं वेस्टमिंस्टर सिस्टम, उसकी बैकग्राउंड है 1215 से मैग्ना कार्टा से वो स्टार्ट हो जाता है कि वो कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया। हमारे यहाँ आप इसको यहाँ अपने ले आए। तो चीज ये है कि अंग्रेज ने ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया, उन्होंने अपनी जो थी मॉनर्की को महफूज करने के लिए कि उसका तकद्दुस, उसकी इज्जत बरकरार रहे, सारा का सारा जो इल्जाम है वो कैबिनेट पर आए, प्राइम मिनिस्टर पर आए, पार्लियामेंट पर आए, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाए, स्पीकर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर जाए, बट मॉनर्की स्टे। वहां असूल है कि किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। तो ये जो निजाम है, कायदे आजम अपने नोट में लिखते हैं, मैं आपको किसी को भिजवा दूंगा, मैंने आर्काइव से निकाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो रियासत बनी, और ये 10 जून 1947 का उनका हैंड रिटन नोट है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान को ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इट डज नॉट सूट। कसूरी साहब, आप मेरे साथ रहे, भी थोड़ी सी मजीद मैंने आपसे बात करनी है, मेरे साथ रहेगा फवाद चौधरी साहब, पीटीआई के सीनियर रहनुमा पे ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। चौधरी साहब, काबीना ने मंजूरी दे दी, 3 जजेस वाला मामला लेजिस्लेशन के लिए भी ज़ाहिर है आगे प्रोसेस में बढ़ रही हैं चीज़ें, आप लोग ऐवान का हिस्सा है नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी ऐवान में होते तो बड़ी जगहों पे आप लोग उनको मात दे सकते थे। व्हाट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन नाउ सर? ये तो सारा वो कह रहे हैं हम जी लीगली कर रहे हैं। देखिए जी, ऐवान में तो अब हम लगे हुए हैं कि आ जाएं। जब हमने इस्तीफा दिया था उस वक्त एक पर्पस के लिए दिया था, और अब जो है वो हम अब भी एक पर्पस के लिए जो है वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो मुल्क में। ये ऐवान तो ना नुमाइंदा है और ना ही इसकी कोई नुमाइंदा हैसियत है। तो जाहिर है कि इस ऐवान के होते हुए जो मसाइल हैं वो इसलिए ये लेजिस्लेशन जो है वो नाकाबिल कबूल होगी, क्योंकि इस लेजिस्लेशन के जरिए आप एक बहुत ही अहम ऑर्गन ऑफ द स्टेट के ऊपर जो है वो लेजिस्लेशन लाना चाह रहे हैं, और ये इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशन है। सिर्फ एक पार्टी इसको पुश कर रही है जिसकी कोई जो है वो हैसियत नहीं होगी। लेकिन सर लीगल फोरम पे कैसे कंटेस्ट करेंगे? राब्ता हमारा फवाद चौधरी साहब से मुनक़ता हो गया, दोबारा सवाल होता है तो इसी सवाल को ज़ाहिर है उनसे भी करेंगे, और मैं यही सवाल चाहता हूँ कि कसूरी साहब से भी किया जाए कि जिस तरह पीटीआई कह रही है और बहुत सारे उनके हम ख्याल लोग भी ये कह रहे हैं कि इसको कंटेस्ट किया जाएगा या अनलॉफुल है। ये फरमाएं कि कोई लीगल फोरम, अगर ये प्रोसेस सारा लेजिस्लेशन का हो जाता है तो कोई बच जाएगा इनके पास कि इस चीज़ को कंटेस्ट कर सकें? देखिए, बात ये है कि पॉलिटिक्स का बुनियादी जो असूल है कि इन पॉलिटिक्स जो है मोनोलॉग मीन कन्फ्रंटेशन। See, monologue mean treating other party subordinate. Political issues are resolved through dialogue. क्योंकि it is through dialogue that you find out common denominator and area of common understanding. And that common denominator and area of common understanding become eventually the foundation of a superstructure of amity, affection and stability of the country. तो हमारे यहाँ dialogue का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कोई टेबल पर बैठकर कुछ लो और कुछ दो के सूलों पर अपना फैसले नहीं कर सकते। हमने इसी तरह आधा मुल्क गवा दिया उसी 71 के इलेक्शन में। शेख मुजीबुर रहमान वाज हु स्वेप्ट द पोल्स, सिर्फ 2 सीटें वो हारा, एक नूरुल अमीन साहब की, एक राजा तिरुदे रॉय जो कि चकमाक ट्राइब का सरदार था, बाकी क्लीन स्वीप कर गया। लेकिन भुट्टो जो था, जो कि एक इक्तदार का रसिया था, उसने इक्तदार की लैला हासिल करने के लिए पाकिस्तान तोड़ दिया। उसने कहा कि जो जाएगा ढाके मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, और जो जाएगा ढाके वो यकतरफा टिकट पर जाएगा। मैं वाहिद आदमी था वो मगरबी पाकिस्तान से अपने जमीर की आवाज पर 3 मार्च 1971 को ढाके गया। अगर वो सेशन हो जाता बिल्कुल ठीक है तो आज हंसता बसता पाकिस्तान एक होता। बिल्कुल ठीक है नहीं हुआ तो फिर तारीख आधा पाकिस्तान टूट गया।
बहुत शुक्रिया सर, आपका ओपिनियन आ गया। मैं माजरत चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हम नाजरीन आपको हालात हाज़रा से यूं ही आगाह रखेंगे। अहमद रज़ा कसूरी साहब ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर बहुत शुक्रिया आपका। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।